ज़्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें समझ की कमी होती है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे हर दिन एक ही तरह से सोचते हैं। दिमाग शक्तिशाली है, लेकिन यह प्रेडिक्टेबल भी है। ये पैटर्न्स बनाता है, उन्हीं रास्तों पर चलता है और अनजान चीज़ों से बचता है। और धीरे धीरे बिना महसूस किए इंसान अपनी ही सोच के अंदर कैद हो जाता है। हम जवाब ढूंढते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं जगहों पर जहां पहले देख चुके हैं। हम समस्याएं हल करते हैं, लेकिन उसी तरीके से जो हमें सिखाया गया है। और फिर सोचते हैं, जिंदगी बदल क्यों नहीं रही। लेकिन अगर समस्या मेहनत की नहीं हो तो, अगर समस्या यह हो कि हम समस्या को देख ही गलत तरीके से रहे हैं। सोचने का एक अलग तरीका होता है जो पैटर्न्स तोड़ता है, असम्पशंस को चुनौती देता है और नई संभावनाएं बनाता है। एक बार यह समझ आ जाए तो सब कुछ बदल जाता है। हमारा मन कैसे काम करता है? जब हम अपने मन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो एक गहरी बात सामने आती है। दिमाग हर चीज़ को आसान बनाने की कोशिश करता है। हर अनुभव, हर जानकारी धीरे धीरे एक पैटर्न में बदल जाती है। और जैसे ही कोई पैटर्न बनता है, सोच उसी रास्ते पर बार बार चलने लगती है। शुरुआत में यह प्रक्रिया बहुत उपयोगी होती है, क्योंकि इससे डिसीजंस जल्दी और आसानी से लिए जा सकते हैं। लेकिन समय के साथ यही सुविधा एक सीमा लिमिटेशन बन जाती है। असल में दिमाग नई चीज़ों को पूरी तरह नया नहीं देखता। वो उन्हें पुराने अनुभवों के लेंस से समझता है। इसका मतलब यह है कि हम रियलिटी को सीधे नहीं देखते, बल्कि अपने पिछले पैटर्न्स के माध्यम से देखते हैं। यही वजह है कि कई बार अपॉर्चुनिटीज सामने होती हैं, लेकिन नज़र नहीं आती, क्योंकि मन पहले से बने रास्तों पर ही टिके रहना चाहता है। सोचने की ये प्रक्रिया काफ़ी हद तक ऑटोमेटिक होती है। यह कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं रहती, बल्कि दिमाग खुद ही तय करता है कि किस दिशा में सोचना है। इसे एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम कहा जा सकता है, जो अपने रास्ते खुद बनाता है और फिर उन्हीं पर चलता रहता है। एक बार जो रास्ता मजबूत हो गया, उसे बदलना आसान नहीं होता। इसलिए अगर सोच हमेशा एक ही दिशा में चलती रहे, तो परिणाम भी लगभग वैसे ही रहते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। इंटेलिजेंस और थिंकिंग एक ही चीज़ नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन अगर उसका थिंकिंग पैटर्न रिजिड है, तो वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएगा। यानी समझ होना और अलग तरीके से सोचना दोनों अलग स्किल्स हैं। और आधुनिक दुनिया में यह दूसरा स्किल कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ट्रेडिशनल एजुकेशन ने हमें अधिकतर सही जवाब ढूंढना सिखाया है, लेकिन नए सवाल पूछना कम सिखाया है। हमें लॉजिक दिया गया है, लेकिन इमेजिनेशन पर उतना जोर नहीं दिया गया। परिणाम यह होता है कि सोच सुरक्षित सेफ हो जाती है। वही सोच जो पहले से एक्सेप्टेड है वही सही लगती है। लेकिन अगर सच में ग्रोथ चाहिए, तो अपने ही सोचने के तरीकों को पहचानना और चुनौती देना ज़रूरी हो जाता है। यह समझना ज़रूरी है कि दिमाग जितना मदद करता है, उतना ही सीमित भी करता है। और जब यह स्पष्ट होने लगता है, तभी एक नई संभावना पैदा होती है। क्या वही पुराने रास्ते चलते रहना है या नए रास्ते बनाना शुरू करना है? यहीं से लैटरल थिंकिंग की शुरुआत होती है। अलग तरह से सोचना क्यों ज़रूरी है? जीवन में कई बार यह महसूस होता है कि सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग हमें
एक सीमा तक ही ले जाती है। लॉजिक यह सिखाता है कि किसी एक रास्ते पर सही तरीके से कैसे चला जाए, लेकिन यह नहीं बताता कि क्या कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। और यही सोच सीमित हो जाती है, सही होते हुए भी अधूरी। जब भी कोई समस्या सामने आती है, सामान्य प्रवृत्ति होती है कि उसे स्टेप बाय स्टेप एनालाइज किया जाए, हर एंगल को लॉजिकली समझा जाए और एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाए। यह तरीका प्रभावी है, लेकिन हर स्थिति में पर्याप्त नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पूरी लॉजिकल प्रोसेस के बाद भी हम वहीं खड़े होते हैं जहां से शुरुआत की थी, यानी मूवमेंट तो होता है लेकिन प्रोग्रेस नहीं। इसी जगह पर लैटरल थिंकिंग की आवश्यकता सामने आती है। यह सोचने का ऐसा तरीका है जो सीधा रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि नए रास्ते बनाने के लिए प्रेरित करता है। यह मानकर चलता है कि हर समस्या का केवल एक समाधान नहीं होता। कई बार सबसे बेहतर समाधान वह होता है जो शुरुआत में दिखाई ही नहीं देता। दिमाग की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है फ़ैमिलियर चीज़ों के साथ बने रहना। वह रिस्क से बचता है और कंफर्ट ज़ोन में रहना पसंद करता है। लेकिन वास्तविक ग्रोथ कभी भी कंफर्ट ज़ोन के अंदर नहीं होती। अगर कुछ नया बनाना है तो सोच को भी नए क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। लैटरल थिंकिंग इसी फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करता है। यह सोच को रिजिड होने से रोकता है और नए पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने की अनुमति देता है। यह हमें यह स्वीकार करने की क्षमता देता है कि शायद अभी जो दिख रहा है वह पूरी तस्वीर नहीं है, और यही ओपननेस क्रिएटिविटी की शुरुआत बनती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिएटिविटी कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। यह एक स्किल है जिसे कॉन्शियसली विकसित किया जा सकता है। जैसे जैसे अलग तरह से सोचने की प्रैक्टिस बढ़ती है, दिमाग नए पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे यह एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है, लेकिन इसके लिए एक आदत छोड़नी होती है, जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने की। अक्सर पहला एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मिलते ही सोच रुक जाती है। वहीं लैटरल थिंकिंग यह सिखाती है कि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि अक्सर पहला उत्तर सही होता है, लेकिन सबसे बेहतर नहीं। जब यह माइंडसेट विकसित होता है, तो समस्याओं को देखने का नज़रिया बदल जाता है। हर चुनौती एक अवसर जैसी लगने लगती है, एक नया एंगल देखने का मौका। और धीरे धीरे सोच केवल जवाब खोजने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बनाने लगती है। यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। लैटरल थिंकिंग की असली प्रकृति। जब लैटरल थिंकिंग शब्द पहली बार सामने आता है, तो यह थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट और अनक्लियर लग सकता है। लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए, तो यह सोचने का एक बिल्कुल अलग डिमेंशन खोल देता है। सामान्यतः हम जिस सोच के आदी हैं, वह सीधी लीनियर होती है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के आधार पर आगे बढ़ती हुई। इसे वर्टिकल थिंकिंग कहा जाता है। इसमें हर अगला कदम पिछले कदम पर आधारित होता है और लक्ष्य होता है सही उत्तर तक पहुंचना। लेकिन लैटरल थिंकिंग इस पूरी प्रक्रिया को चैलेंज करता है। यह कहता है कि हर बार सीधे रास्ते पर चलना जरूरी नहीं है। कई बार साइड से घुमाकर या बिल्कुल अलग दिशा से देखने पर ही असली समाधान मिलता है। यह सोचने का तरीका हमें यह सिखाता है कि समस्या को उसी फ्रेम में देखकर हल नहीं किया जा सकता जिसमें वह पैदा हुई है। लैटरल थिंकिंग का मुख्य उद्देश्य सही उत्तर ढूंढना नहीं, बल्कि नए उत्तर उत्पन्न करना है। यह बहुत सटल लेकिन पावरफुल अंतर है। वर्टिकल थिंकिंग में
हम एग्जिस्टिंग ऑप्शंस में से बेस्ट चुनते हैं, जबकि लैटरल थिंकिंग में हम नए ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। यानी फोकस सिलेक्शन पर नहीं, क्रिएशन पर होता है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जजमेंट को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना पड़ता है। आम तौर पर जब कोई नया या अजीब आइडिया सामने आता है, तो दिमाग तुरंत उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वह लॉजिकल नहीं लगता या फेमिलियर नहीं होता। लेकिन लैटरल थिंकिंग में उस इनिशियल रिजेक्शन को रोका जाता है। पहले आइडिया को एक्सप्लोर किया जाता है, बाद में इवैल्यूएट। यह सोचने का तरीका रैंडमनेस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को भी स्वीकार करता है। यह मानता है कि हर यूज़फुल आइडिया हमेशा लॉजिकल सीक्वेंस से नहीं आता। कई बार एक रैंडम थॉट, एक अनरिलेटेड कनेक्शन या एक अनयूजुअल पर्सपेक्टिव ही ब्रेक थ्रू बन जाता है। इसलिए लैटरल थिंकिंग में परफेक्ट सेंस बनाना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि नई दिशा बनाना ज़रूरी होता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लैटरल थिंकिंग रिजिड नहीं होता। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डायरेक्शन बदलने की, असम्पशंस को छोड़ने की और नए पॉसिबिलिटीज़ को अपनाने की। यह सोच को एक स्ट्रेट लाइन से निकालकर एक ओपन फील्ड में ले आता है, जहां एक्सप्लोरेशन संभव होता है। जब इस तरह की सोच विकसित होने लगती है, तो प्रॉब्लम्स को देखने का नज़रिया बदल जाता है। पहले जहां समस्या एक ऑब्स्टकल लगती थी, वहीं अब वह एक पजल की तरह दिखने लगती है, जिसे अलग-अलग एंगल्स से समझा जा सकता है। यह बदलाव बहुत सटल होता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। अंततः लैटरल थिंकिंग ये सिखाता है कि सोच केवल एनालिसिस का टूल नहीं है, बल्कि क्रिएशन का भी माध्यम है। यह केवल यह नहीं बताता कि क्या सही है, बल्कि यह भी दिखाता है कि क्या संभव है। और जब सोच पॉसिबिलिटीज़ की तरफ मुड़ती है, तभी वास्तविक क्रिएटिविटी जन्म लेती है। लैटरल थिंकिंग के मूल प्रक्रियाएं। जब लैटरल थिंकिंग को एक प्रैक्टिकल स्किल की तरह देखा जाता है, तो यह समझना ज़रूरी हो जाता है कि यह काम कैसे करता है। यह कोई वेग या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ स्पष्ट प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस होती हैं, जिन्हें समझकर और प्रैक्टिस करके अपनाया जा सकता है। सबसे पहला प्रोसेस है असम्पशंस को पहचानना और चुनौती देना। अक्सर हमारी सोच उन बातों से सीमित होती है जिन्हें हम बिना सोचे समझे सच मान लेते हैं। ये असम्पशंस इतने गहरे होते हैं कि हमें उनका एहसास भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही उन्हें कॉन्शियसली देखा जाता है, नई संभावनाएं खुलने लगती है, क्योंकि हर असम्पशन एक इनविजिबल बाउंड्री की तरह काम करता है। दूसरा प्रोसेस है ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करना। सामान्यतः दिमाग एक ही सही आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, और जैसे ही वह मिल जाता है, सोच रुक जाती है। लेकिन लैटरल थिंकिंग इस हैबिट को तोड़ता है। यह कहता है कि एक आंसर पर्याप्त नहीं है, हमेशा और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, और बेहतर और इनोवेटिव। इसलिए सोच को कॉन्शियसली आगे बढ़ाया जाता है, ताकि नए विकल्प सामने आ सके। तीसरा महत्वपूर्ण प्रोसेस है प्रोवोकेशन। यह थोड़ा अनयूजुअल लगता है, लेकिन बहुत प्रभावी होता है। इसमें जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट्स या आइडियाज़ बनाए जाते हैं जो लॉजिकल नहीं होते या रियलिस्टिक नहीं लगते। उनका उद्देश्य सही होना नहीं होता, बल्कि दिमाग को उसके यूजुअल पैटर्न से बाहर निकालना होता है। जब दिमाग को एक शॉक मिलता है, तो वह नए कनेक्शंस बनाने लगता है।
इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है रीस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब है किसी समस्या या स्थिति को एक नए तरीके से देखना। अक्सर समस्या वही रहती है, लेकिन उसे देखने का एंगल बदल जाता है, और जैसे ही पर्सपेक्टिव बदलता है, समाधान भी बदल जाता है। कई बार समस्या का हल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम उसे गलत तरीके से डिफाइन कर रहे होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं में एक कॉमन बात है, कंट्रोल और अवेयरनेस। लैटरल थिंकिंग स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह एक कॉन्शियस एफर्ट है। यह एक डिसिप्लिन है जिसमें सोच को इंटेंशनली दिशा दी जाती है। यह सोचने के बारे में सोचना, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग है। धीरे धीरे जब इन प्रक्रियाओं की प्रैक्टिस बढ़ती है, तो ये नेचुरल लगने लगता है। दिमाग खुद ही नए कनेक्शंस बनाने लगता है, अजम्पशंस को क्वेश्चन करने लगता है और अल्टरनेटिव्स खोजने लगता है। यह कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से यह एक परमानेंट स्किल बन सकता है। अंत में यह समझना ज़रूरी है कि लैटरल थिंकिंग का उद्देश्य ट्रेडिशनल थिंकिंग को रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि यह उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। जहाँ लॉजिक एनालिसिस देता है, वहीं लैटरल थिंकिंग इनोवेशन देता है। और जब दोनों साथ काम करते हैं, तभी सोच अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचती है। लैटरल थिंकिंग की टेक्निक्स। लैटरल थिंकिंग केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल स्किल है। लेकिन यह स्किल अपने आप विकसित नहीं होती। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, जिनकी मदद से दिमाग को कॉन्शियसली नए रास्तों पर ले जाया जा सकता है। ये टेक्निक्स शुरुआत में थोड़ी असामान्य लग सकती है, लेकिन यही उनकी ताकत है। सबसे पहली टेक्निक है रैंडम एंट्री। इसमें जानबूझकर किसी रैंडम शब्द, ऑब्जेक्ट या विचार को लिया जाता है और उसे उस समस्या से जोड़ने की कोशिश की जाती है जिस पर सोच चल रही है। पहली नज़र में यह अजीब लग सकता है, क्योंकि दोनों चीज़ों का कोई सीधा संबंध नहीं होता। लेकिन यही डिस्कनेक्ट दिमाग को मजबूर करता है कि वह नए कनेक्शंस बनाए, और कई बार यही फोर्स्ड कनेक्शन एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दे देता है। दूसरी टेक्निक है रिवर्सल, उल्टा सोचना। सामान्यतः हम चीज़ों को एक फिक्स्ड डायरेक्शन में सोचते हैं, लेकिन जब उसी विचार को उल्टा कर दिया जाता है, तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर सामान्य सोच ये है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करें, तो रिवर्सल ये पूछता है कस्टमर्स को दूर कैसे किया जाए। यह सवाल अब्सर्ड लग सकता है, लेकिन इसके जवाब में जो इनसाइट्स मिलते हैं, वे अक्सर ओरिजिनल प्रॉब्लम को समझने में मदद करते हैं। कई बार उल्टा सोचने से सही दिशा खुद सामने आ जाती है। तीसरी टेक्निक है कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन। इसमें किसी सिचुएशन या आइडिया के पीछे छिपे मूल कॉन्सेप्ट को पहचाना जाता है। फिर उस कॉन्सेप्ट को किसी दूसरी जगह अप्लाई किया जाता है। यह टेक्निक इसलिए पावरफुल है क्योंकि यह सरफेस लेवल से हटकर डीपर लेवल पर काम करती है। जब कॉन्सेप्ट को अलग किया जाता है, तो उसे नए कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इनोवेटिव आइडियाज़ पैदा होते हैं। एक और महत्वपूर्ण टेक्निक है फ्रैक्शनेशन, तोड़ना। इसमें किसी प्रॉब्लम या सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। जब पूरा स्ट्रक्चर एक साथ देखा जाता है, तो वह रिजिड लगता है, लेकिन जैसे ही उसे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। हर पार्ट को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है,
जिससे नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इन टेक्निक्स का एक कॉमन प्रिंसिपल है डेलिब्रेट डिसरप्शन, यानी सोच के पुराने पैटर्न्स को जानबूझकर तोड़ना। ये प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं होता क्योंकि दिमाग नेचुरली स्टेबिलिटी चाहता है, लेकिन जब ये डिसरप्शन कॉन्शियसली किया जाता है तभी क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है। धीरे धीरे इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस से दिमाग में एक नई आदत बनती है। अब इंस्पिरेशन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि आइडियाज़ को कॉन्शियसली जनरेट किया जा सकता है। यह एक बड़ा बदलाव है पैसिव थिंकिंग से एक्टिव थिंकिंग की तरफ। अंततः इन टेक्निक्स का उद्देश्य केवल नए आइडियाज़ बनाना नहीं है, बल्कि सोचने के तरीके को बदलना है। जब यह बदलाव अस्थायी हो जाता है, तब हर सिचुएशन में नए पर्सपेक्टिव्स दिखने लगते हैं और यही लैटरल थिंकिंग की असली ताकत है। ऑल्टरनेटिव्स बनाना एक सोच जो हमें आगे ले जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही कोई वर्केबल सॉल्यूशन मिल जाता है, सोच वहीं रुक जाती है। यह एक नेचुरल टेंडेंसी है। दिमाग एफिशिएंसी चाहता है, इसलिए वह जल्दी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। लेकिन यही आदत क्रिएटिविटी को सीमित कर देती है, क्योंकि पहला सॉल्यूशन शायद सही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह सबसे बेहतर हो। लैटरल थिंकिंग इस टेंडेंसी को चैलेंज करता है। यह कहता है कि हर सिचुएशन में केवल एक ही रास्ता नहीं होता, हमेशा मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ मौजूद होती है। और अक्सर सबसे वैल्यूएबल आइडिया वही होता है जो शुरुआत में दिखाई नहीं देता। इसलिए ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करना एक कॉन्शियस प्रैक्टिस बनानी पड़ती है। अल्टरनेटिव्स बनाने का मतलब केवल डिफरेंट आंसर्स देना नहीं है, बल्कि जेन्युइनली अलग पर्सपेक्टिव से सोचना है। यह सरफेस लेवल वेरिएशन नहीं, बल्कि डीप एक्सप्लोरेशन है। जब सोच को डिलिबरेटली एक्सटेंड किया जाता है, तो दिमाग नए कनेक्शंस बनाना शुरू करता है और यही प्रोसेस क्रिएटिविटी को जन्म देता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्टरनेटिव्स बनाने के दौरान जजमेंट को पोस्टपोन करना ज़रूरी होता है। अगर हर नए आइडिया को तुरंत इवैल्यूएट किया जाएगा, तो सोच रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसलिए पहले क्वांटिटी पर फोकस किया जाता है। जितने ज़्यादा ऑप्शंस, उतनी ज़्यादा संभावना कि उनमें से कोई ट्रूली इनोवेटिव हो। ये प्रोसेस पेशेंस मांगता है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगता है कि नए आइडियाज़ रिपीट हो रहे हैं या बहुत मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सोच आगे बढ़ती है, एक पॉइंट आता है जहाँ ब्रेक थ्रू होता है। यह वही मोमेंट होता है जहाँ दिमाग अपने यूजुअल पैटर्न से बाहर निकल चुका होता है। अल्टरनेटिव्स बनाने की यह आदत केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग तक सीमित नहीं रहती। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि पर्सनल ग्रोथ में भी। जब हमेशा एक से अधिक विकल्प दिखाई देने लगते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी ही अडैप्टेबिलिटी की नींव है। धीरे धीरे यह माइंडसेट विकसित होने लगता है कि कोई भी सिचुएशन फाइनल नहीं है, हमेशा कुछ और पॉसिबल है। यह सोच व्यक्ति को रिजिड होने से बचाती है और उसे ओपन माइंडेड बनाती है, और यही ओपननेस नए अवसरों को पहचानने में मदद करती है। अंत में यह समझना ज़रूरी है कि ऑल्टरनेटिव्स बनाना केवल एक टेक्निक नहीं, बल्कि एक एटीट्यूड है। यह एक ऐसी आदत है जो सोच को डायनामिक बनाती है, और जब सोच डायनामिक होती है, तभी वास्तविक प्रोग्रेस संभव होती है। असम्पशंस को पहचानना और तोड़ना। सोच की सबसे बड़ी सीमाएं अक्सर वहाँ नहीं होती
जहाँ वे दिखाई देती हैं, बल्कि वहाँ होती है जहाँ हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। ये सीमाएँ होती हैं असम्पशन्स, यानी वे मान्यताएँ जिन्हें बिना सवाल किए सच मान लिया जाता है। यही असम्पशन्स धीरे-धीरे सोच का हिस्सा बन जाती है और फिर इनविजिबल रूल्स की तरह काम करने लगती है। समस्या यह है कि यह असम्पशन्स दिखाई नहीं देती, क्योंकि वे इतने सामान्य लगते हैं कि उन पर ध्यान ही नहीं जाता। उदाहरण के लिए किसी भी सिचुएशन को देखते ही दिमाग ऑटोमेटिकली ये मान लेता है कि चीज़ें एक खास तरीके से ही काम करेंगी, और यही मान्यता सोच को सीमित कर देती है, क्योंकि जब तक असम्पशन इंटैक्ट है तब तक उसके बाहर सोचना मुश्किल हो जाता है। लैटरल थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है, इन हिडन असम्पशंस को सरफेस पर लाना। जब कोई असम्पशन स्पष्ट हो जाती है, तभी उसे चैलेंज किया जा सकता है, और जैसे ही उसे चैलेंज किया जाता है, नई पॉसिबिलिटीज खुलने लगती है। क्योंकि जो पहले फिक्स्ड लग रहा था, वह अचानक फ्लेक्सिबल हो जाता है। इस प्रोसेस में एक सटल लेकिन पावरफुल बदलाव होता है, सर्टेनिटी से क्यूरियोसिटी की ओर। जहाँ पहले चीज़ें निश्चित फिक्स्ड लगती थी, वहीं अब वे सवालों के रूप में दिखने लगती है, और यही सवाल नए पर्सपेक्टिव्स का रास्ता खोलते हैं। असम्पशंस को तोड़ने के लिए एक प्रैक्टिकल तरीका है, डेलिबरेटली यह पूछना कि क्या ये सच में ज़रूरी है, या अगर ये रूल ना हो तो क्या होगा। इस तरह के सवाल दिमाग को उसके कंफर्ट जोन से बाहर ले जाते हैं, और कई बार ये पता चलता है कि जो चीज़ अब तक अनिवार्य लग रही थी, वह केवल एक आदत थी। यह भी समझना ज़रूरी है कि हर असम्पशन गलत नहीं होती। कई असम्पशंस यूज़फुल भी होती है, क्योंकि वे डिसीजन मेकिंग को आसान बनाती है। लेकिन समस्या तब होती है जब वे अनक्वेश्चन रह जाती है, क्योंकि तब वे प्रोग्रेस को रोकने लगती है। जब यह आदत विकसित होती है कि हर महत्वपूर्ण विचार के पीछे छिपी असम्पशन को पहचाना जाए, तो सोच में क्लैरिटी आने लगती है। अब चीज़ें ऑटोमेटिक नहीं रहती, बल्कि कॉन्शियस हो जाती है, और यही अवेयरनेस सोच को फ्लेक्सिबल बनाती है। अंततः असम्पशंस को तोड़ना केवल क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ग्रोथ के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि जब तक सोच के इनविजिबल लिमिट्स बने रहेंगे, तब तक नए रास्ते दिखाई नहीं देंगे, और जैसे ही ये लिमिट्स हटने लगती हैं, संभावनाओं का दायरा स्वतः बढ़ने लगता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन। एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण। क्रिएटिविटी को अक्सर एक मिस्टीरियस या रेयर एबिलिटी के रूप में देखा जाता है, जैसे ये कुछ लोगों के पास होती है और कुछ के पास नहीं। लेकिन वास्तव में क्रिएटिविटी कोई जादुई गुण नहीं है। यह एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, जिसे समझकर और प्रैक्टिस करके विकसित किया जा सकता है। लैटरल थिंकिंग इस प्रोसेस को प्रैक्टिकल बनाता है। यह क्रिएटिविटी को इंस्पिरेशन पर निर्भर नहीं रहने देता, बल्कि उसे एक रिपीटेबल स्किल में बदल देता है। इसका मतलब यह है कि नए आइडियाज़ केवल आते नहीं हैं, बल्कि कॉन्शियसली बनाए जा सकते हैं। इनोवेशन का मूल भी यही है, एग्जिस्टिंग चीज़ों को नए तरीके से देखना और उन्हें नए कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना। बहुत कम आइडियाज़ पूरी तरह नए होते हैं। अधिकतर आइडियाज़ पुराने एलिमेंट्स के नए कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन यह कॉम्बिनेशन तभी संभव होता है जब सोच फ्लेक्सिबल हो और पैटर्न्स से बाहर जा सके। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्रिएटिविटी में रिस्क शामिल होता है।
क्योंकि जब नया सोचा जाता है तो उसमें अनसर्टेनिटी होती है। हर आइडिया सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन यही एक्सपेरिमेंटेशन इनोवेशन की नींव है। अगर हर बार केवल सेफ और प्रूवन रास्ता चुना जाएगा तो कुछ भी नया पैदा नहीं होगा। यहाँ एक और सटल पॉइंट सामने आता है, एनवायरनमेंट का। जहाँ सोच को क्वेश्चन करने की आज़ादी होती है, वहाँ क्रिएटिविटी नेचुरली विकसित होती है। लेकिन जहाँ हर आइडिया को तुरंत जज या रिजेक्ट किया जाता है, वहाँ सोच सीमित हो जाती है। इसलिए एक ऐसा माइंडसेट ज़रूरी है जहाँ एक्सप्लोरेशन को एनकरेज किया जाए। लैटरल थिंकिंग इस एक्सप्लोरेशन को डायरेक्शन देता है। यह रैंडमनेस को भी उपयोगी बना देता है और स्ट्रक्चर को भी फ्लेक्सिबल रखता है। ये दोनों एक्सट्रीम्स के बीच बैलेंस बनाता है, ना पूरी तरह केओटिक, ना पूरी तरह रिजिड। जब यह अप्रोच अपनाई जाती है तो क्रिएटिविटी केवल ओकेजनल एक्टिविटी नहीं रहती, बल्कि डेली थिंकिंग का हिस्सा बन जाती है। अब हर सिचुएशन में एक इंस्टिंक्ट बन जाता है, क्या इसे किसी और तरीके से देखा जा सकता है? क्या यहाँ कोई नया एंगल संभव है? धीरे धीरे यह हैबिट इनोवेशन में बदल जाती है, क्योंकि जब सोच लगातार नए कनेक्शंस बना रही होती है तो नए आइडियाज़ स्वाभाविक रूप से सामने आने लगते हैं। यह प्रोसेस एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल हो जाता है। अंततः क्रिएटिविटी और इनोवेशन कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है। क्रिएटिविटी आइडिया पैदा करती है और इनोवेशन उसे रियलिटी में बदलती है, और दोनों का आधार एक ही है, फ्लेक्सिबल, ओपन और एक्सप्लोरेटरी थिंकिंग। प्रोवोकेशन। जब सोच को झटका देना जरूरी हो जाता है, अब तक यह समझ आ चुका है कि दिमाग पैटर्न्स में काम करता है, और यही पैटर्न्स कई बार हमें सीमित कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब दिमाग किसी एक फिक्स्ड रास्ते पर अटक जाता है तो उसे बाहर कैसे निकाला जाए। यहीं पर एक पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का अर्थ है जानबूझकर ऐसा विचार सामने रखना जो सामान्य लॉजिक के अनुसार सही ना हो। यह एक तरह से दिमाग को झटका देने जैसा है, क्योंकि जब कोई विचार पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड होता है तो दिमाग अपने यूजुअल पैटर्न से बाहर आने के लिए मजबूर हो जाता है। सामान्यतः जब कोई अब्सर्ड या इलॉजिकल आइडिया सामने आता है तो दिमाग उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। लेकिन लैटरल थिंकिंग में यही जगह सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। यहाँ आइडिया को रिजेक्ट नहीं किया जाता, बल्कि टेम्पररीली स्वीकार किया जाता है, केवल इसलिए ताकि उससे आगे कुछ नया निकाला जा सके। प्रोवोकेशन का उद्देश्य सही होना नहीं है, बल्कि नई दिशा खोलना है। यह एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, फाइनल आंसर नहीं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कहे कि गाड़ियाँ बिना पहियों के चलें, तो यह एक प्रोवोकेशन है। यह वास्तविक नहीं है, लेकिन इस विचार को एक्सप्लोर करने से नए कॉन्सेप्ट्स निकल सकते हैं, जैसे मैग्नेटिक लेविटेशन या फ्रिक्शनलेस मूवमेंट। इस प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण स्किल होती है, मूवमेंट, यानी प्रोवोकेशन से आगे बढ़ना। अगर केवल अब्सर्ड आइडिया पर ही रुक जाए तो वह बेकार है, लेकिन अगर उस आइडिया से इंस्पिरेशन लेकर प्रैक्टिकल डायरेक्शन में मूव किया जाए तो वही प्रोवोकेशन इनोवेशन बन सकता है। प्रोवोकेशन दिमाग को रिजिड होने से बचाता है, यह उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, क्योंकि जब दिमाग ये एक्सेप्ट करना सीख जाता है कि हर आइडिया तुरंत लॉजिकल होना ज़रूरी नहीं है, तब वह एक्सप्लोरेशन के लिए खुल जाता है, और यही ओपननेस क्रिएटिविटी का आधार है।
एक और सटल पहलू यह है कि प्रोवोकेशन ईगो को भी चैलेंज करता है, क्योंकि अक्सर हम वही आइडियाज़ स्वीकार करते हैं जो हमें सही लगते हैं, लेकिन जब डेलिबरेटली गलत या अजीब विचारों को भी जगह दी जाती है, तो थिंकिंग प्रोसेस ज़्यादा हम्बल और एक्सप्लोरेटरी हो जाता है। धीरे धीरे यह आदत विकसित होने लगती है कि हर अनयूजुअल आइडिया को तुरंत रिजेक्ट नहीं किया जाता। पहले उसे देखा जाता है, समझा जाता है और फिर उससे कुछ नया निकालने की कोशिश की जाती है। यही प्रोसेस सोच को डीपर और ब्रॉडर बनाता है। अंततः प्रोवोकेशन यह सिखाता है कि कभी-कभी सही जवाब तक पहुंचने के लिए गलत रास्तों से गुजरना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही रास्ते दिमाग को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाते हैं। सब कुछ जोड़ना, हाँ, सोच को एक नई दिशा देना। अब तक लैटरल थिंकिंग के अलग-अलग पहलुओं को समझा जा चुका है। पैटर्न्स, अल्टरनेटिव्स, असम्पशंस, टेक्निक्स और प्रोवोकेशन। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब ये सभी चीज़ें एक साथ जुड़कर एक सिस्टम बन जाती है, क्योंकि आइसोलेटेड कॉन्सेप्ट्स उतने पावरफुल नहीं होते जितना कि उनका कंबाइंड इफ़ेक्ट। सोच को बदलना कोई एक बार का काम नहीं है, यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यह धीरे धीरे विकसित होता है, प्रैक्टिस के साथ मजबूत होता है और समय के साथ नेचुरल बन जाता है। शुरुआत में यह कॉन्शियस एफर्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह थिंकिंग स्टाइल का हिस्सा बन जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कंसिस्टेंसी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर लैटरल थिंकिंग को केवल कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस तक सीमित रखा जाए, तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। लेकिन अगर इसे डेली थिंकिंग का हिस्सा बना दिया जाए, तो यह हर डिसीजन, हर समस्या और हर अपॉर्चुनिटी में दिखाई देने लगता है। एक महत्वपूर्ण बदलाव यह होता है कि सोच रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो जाती है। अब केवल समस्याओं पर प्रतिक्रिया नहीं दी जाती, बल्कि एक्टिवली नए आइडियाज़ और पॉसिबिलिटीज़ खोजी जाती है। यह अप्रोच व्यक्ति को केवल प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं, बल्कि क्रिएटर बना देती है। यह भी समझना जरूरी है कि लैटरल थिंकिंग ट्रेडिशनल लॉजिक के खिलाफ नहीं है, यह उसका पूरक कॉम्प्लीमेंट है। जहाँ लॉजिक स्ट्रक्चर देता है, वहीं लैटरल थिंकिंग नई दिशा देता है। दोनों साथ मिलकर ही बैलेंस थिंकिंग बनाते हैं। जब यह बैलेंस विकसित होता है, तो डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, क्योंकि अब केवल सही आंसर नहीं, बल्कि मल्टीपल बेहतर ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। और यही विकल्प चॉइसेस व्यक्ति को अधिक कंट्रोल देते हैं। धीरे धीरे ये सोच केवल काम या समस्याओं तक सीमित नहीं रहती, यह जीवन के हर पहलू में उतर जाती है। कम्युनिकेशंस, रिलेशनशिप्स, लर्निंग और पर्सनल ग्रोथ में भी, क्योंकि अंततः सोच ही वह लेंस है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया देखी जाती है। अंत में यह समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि थिंकिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे भी डेवलप किया जा सकता है। यह फिक्स्ड नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल है, और जैसे ही यह फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वैसे ही पॉसिबिलिटीज़ का दायरा भी बढ़ जाता है। यही लैटरल थिंकिंग का सार है, सीमाओं को पहचानना, उन्हें तोड़ना और नए रास्ते बनाना।